वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले लेक्चर्स में हमने सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके रिलेशनशिप्स एंड हमने इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में सारी बातें कर ली थी। काफी सारे सवाल भी किए उसके, और कंसेप्चुअली भी हमने ये सारी बातें समझ ली कि भैया क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉइल की, एंड उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो सारी बातें हमने समझी थी। इंडेक्स प्रॉपर्टीज को हमने दो भाग में क्लासिफाई किया था, सॉइल ग्रेन प्रॉपर्टीज एंड सॉइल एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। उसी के बेस पे हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पढ़ा, उसी में सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी लिमिट्स, थिक्सोट्रॉपी, डेंसिटी इंडेक्स वगैरह, ये काफी सारी बातें हमने कर चुके हैं ऑलरेडी सॉइल की। अब जो एक और टॉपिक हमारे लिए, एक नया चैप्टर जो हमारे सामने आता है, जिसको मैं पहले भी बोलता रहा था आपसे कि हम लोग कई सारी चीजें, जैसे मैं ग्रेवल का नाम लेता था, सैंड का नाम लेता था, फाइन ग्रेन सॉइल का नाम लेता था, कोर्स ग्रेन सॉइल का नाम लेता था, और उस समय पर मैं ये जरूर आपको बोलता था कि ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे जब हम सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आज वो समय आ गया है जिसमें हम लोग देखेंगे कि भैया ये सॉइल का क्लासिफिकेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इसका मकसद क्या है, मतलब वही क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब तो देखेंगे हम। अब भाई एक सिंपल सी बात समझिएगा, मुझे सॉइल को क्लासिफाई करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 दोस्त बैठे हुए हैं, आप 10 लोग बैठे हुए आपस में, आपको उन 10 को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से। सीधी सिंपल सी बात है ना भाई। मान लीजिए आपके 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त लोग, आपका एक ग्रुप है, और अगर मैं उन 10 को 3 अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दूं, भाई बोलूं कि ये 4 बंदे जो हैं वो बहुत ही सीधे हैं, और जो 5 बचे जो 6 बंदे हैं उनमें से 3 बड़े खुरापाती टाइप के हैं, और जो 3 हैं वो बहुत ही न्यूट्रल हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है दिन दुनिया से। तो ये कैसे किया क्लासिफाई मैंने? उनके नेचर के हिसाब से, उनके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार नेचर में जो सॉइल एग्जिस्ट करती है, सॉइल कैसे बनी है, ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो सॉइल मुझे मिली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस सॉइल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं। कुछ पार्टिकल्स बहुत बड़े होंगे, कुछ पार्टिकल्स छोटे होंगे, और कुछ बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे। यह बात मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको। तो भाई मुझे उस सॉइल का नामकरण करना है, उस सॉइल को एक नाम देना है, ताकि इन फ्यूचर मैं भैया आइडेंटिफाई कर सकूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये सैंड है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी मिट्टी को सैंड का नाम दे रहा हूं, तो उस सैंड की कुछ पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको बाकी सॉइल से अलग कर रही होंगी। मैंने किसी सॉइल को क्ले का नाम दिया, तो अगर मैं उस सॉइल को क्ले का नाम दे रहा हूं, तो उस सॉइल के अंदर में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी जो उसको बाकी सॉइल से अलग कर रही होंगी। तो यहां पर बात यह आती है, सबसे पहला सवाल, कि सॉइल को क्लासिफाई कैसे किया जा रहा है। तो भैया सीधी सिंपल सी बात है, मैं सॉइल को क्लासिफाई करूंगा उसके नेचर और बिहेवियर के हिसाब से। सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल का बिहेवियर क्या है, उसके बेस पे मैं सॉइल को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करता हूं। दिस इज द बेसिक थिंग जो कि सॉइल क्लासिफिकेशन का एक इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, तो मैं यहां पर सिंपल सी बात लिख रहा हूं कि ये जो सॉइल आपकी है, इज क्लासिफाइड, सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ its nature, on the basis of its nature and behavior। नेचर बोल दीजिए, बिहेवियर बोल दीजिए, एंड प्रॉपर्टीज बोल दीजिए। तो मैं जो सॉइल को क्लासिफाई करने वाला हूं आगे, उस सॉइल को मैं क्लासिफाई करूंगा उस सॉइल के नेचर के हिसाब से, उसका बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। भाई एक सिंपल सी बात समझिएगा, मैं जब कंक्रीट बनाता हूं, कंक्रीट आप जानते हैं, आरसीसी पढ़े होंगे, तो जब मैं कंक्रीट प्रिपेयर करता हूं तो उस कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट्स के रूप में सैंड डालता हूं। मैंने क्ले यूज नहीं करी कंक्रीट के प्रिपरेशन में, मैंने सैंड का यूज किया था। जब मैं मेरे किसी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन देता हूं तो जनरली वो क्ले पर देता हूं, सैंड पर नहीं देता हूं। तो कहीं ना कहीं भैया सैंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रही होंगी ना, जिसके कारण मैंने उसको कंक्रीट के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन में यूज किया था। क्ले की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रही होंगी जिसके कारण मैंने उस मिट्टी के ऊपर में फाउंडेशन बनाने की कोशिश की थी।
तो ये उनका कुछ ना कुछ ऐसा नेचर रहा होगा ना, कुछ ना कुछ ऐसा बिहेवियर रहा होगा जिसके बेस पर मैं उनको यूज कर रहा था अलग अलग पर्पस के लिए। तो यही बात तो लिखी है मैंने यहां पर कि भैया जो मेरी सॉइल है उसको मैं क्लासिफाई करूंगा उसके नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अब क्लासिफिकेशन कितने तरीके के होंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन हमको देखने हैं, तो ऐसे तो तमाम क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं किताबों में। मैं लिस्ट वगैरह आपको बनवाऊंगा कि कौन कौन से तरीके से मैं मेरी सॉइल को क्लासिफाई कर सकता हूं। लेकिन एज पर द सिलेबस ऑफ गेट या ईएससी की बात करूं तो हमको सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन पे ज्यादा जोर देना है, एंड दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसी सिस्टम पे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो बाकी क्लासिफिकेशन है उसका मैं ओवरव्यू आपको जरूर दूंगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासिफिकेशन आपसे नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। खैर, तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि भैया क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, तो वो बात तो हमको समझ में आ गई। चलिए आगे की बात करते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया कितने तरीके से सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं हम, तो यहां पर हम जरा हेडिंग डाल लेते हैं और मैं आपको बोलता हूं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, जो भी बोल दीजिए, बहुत ज्यादा इस पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ नाम मैं आपको लिखवाऊंगा कि भैया कितने तरीके से हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे पुराना एक तरीका था जिसके बेस पे मैं सॉइल को क्लासिफाई कर सकता था, दैट इज दी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। अब इसके बारे में मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा चीजों को। दूसरा क्लासिफिकेशन जो बोला गया उसको बोला गया आस्थो क्लासिफिकेशन। क्या होता है बात करेंगे इसकी। तीसरा क्लासिफिकेशन बोला गया हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन। हाईवे रिसर्च बोर्ड, HRB भी लिखा जाता है किताबों में इसको, HRB क्लासिफिकेशन। यह तीसरा क्लासिफिकेशन था मेरा, तीसरा तरीके से क्लासिफिकेशन था। चौथा क्लासिफिकेशन मैं आपसे बोलूंगा दैट इज द ग्रुप इंडेक्स मेथड। ग्रुप इंडेक्स मेथड, यह चौथा तरीका है जिसके बेस पे मैं सॉइल को क्लासिफाई कर पाऊंगा आगे जाके। पांचवा आपका है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये शॉर्ट में क्लासिफिकेशन लिखा है। एंड द लास्ट वन इज इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ये कुल जमा 6 तरीके के क्लासिफिकेशन के नाम मैंने आपको लिखे हुए हैं यहां पर। घबराइएगा नहीं, इतना सारा पढ़ना नहीं है आपको यहां पर, ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग बात करूं और आज की डेट के हिसाब से बात करूं कि आज कौन सा क्लासिफिकेशन रिलेवेंट है, किसके इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन यूज किया जा रहा है एक्चुअल में आज की डेट में, तो वो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और आपके सिलेबस में भी इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात होती है। हालांकि इस इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ने के समय हम इस यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी देखेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ता है। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बीच में कुछ रिश्ते हैं। वो रिश्ते क्या हैं आगे जाके आपको समझ में आएगा। रही बात ग्रुप इंडेक्स मेथड की, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन की और आस्थो क्लासिफिकेशन की, तो इन तीनों को अभी फिलहाल में तो हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे तीनों। इसके अलावा एक और टेक्सचरल क्लासिफिकेशन भी होता है, अगर मैं आपको लिख दूं, क्योंकि किसी ना किसी का दिमाग में आया होगा कि सर ने एक नाम तो लिखा ही नहीं, तो वो लिख देता हूं, दैट इज दी टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। अब रही बात भाई, जो पढ़ने वाली बात है वो तो ये दो चीजें हैं, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये दोनों हमको पढ़ना है। लेकिन जो सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, इसको भी जानना जरूरी है। ऑल्दो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं। याद करिए, जब मैंने आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ाया था
और इंडेक्स प्रॉपर्टीज में जब हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस नाम की एक चीज पढ़ी थी, जिसको हमने सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो भाग में क्लासिफाई किया था, वहां पर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले मैंने आपको एक टेबल बनवाया था जिसमें कुछ पार्टिकल के साइज लिखे थे और साइज के हिसाब से पार्टिकल का नाम लिखा गया था। तो यह पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के बेस पर, इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को यूज करते हुए मैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ूंगा। यह बात दिमाग में रखना है आपको। तो भाई सवाल उठता है कि सर ये जो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन है, क्या ये सॉइल का क्लासिफिकेशन है? क्योंकि यहां तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है और आप पढ़ा रहे हैं सॉइल क्लासिफिकेशन, तो क्या ये पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन भी सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है? तो आप बोलेंगे नहीं, ये सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं है। ऑल्दो मैंने इसको सॉइल क्लासिफिकेशन की लिस्ट में पहला नाम दिया है, लेकिन ये सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं है। यहां पर तो मैं क्या करने वाला हूं, उस सॉइल के अंदर का एक पार्टिकल, कोई सा भी एक इंडिविजुअल पार्टिकल के साइज के हिसाब से उस पार्टिकल का नाम देता हूं मैं। फिर से सुनिएगा, इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को भले मैंने सॉइल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में लिखा हुआ है, लेकिन यह पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में जो मेरे पास सॉइल है, उस सॉइल के अंदर का एक इंडिविजुअल पार्टिकल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सॉइल के अंदर में, हर एक पार्टिकल को उसके साइज के हिसाब से पार्टिकल का नाम दूंगा मैं, जो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। जब हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पढ़ा था, वहां पर मैं वो एक टेबल बनवा चुका हूं आपको, लेकिन फिर से हम उसको बात करेंगे, क्योंकि इसी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन को यूज करेंगे हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए। तो जरा इस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन की कहानी विद इन 5 मिनट्स जरा एक बार समझ लेते हैं, सो दैट हमको इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन समझने में परेशानी ना हो। तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन with the very first topic, that is the particle size classification। क्या होता है बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन फिर से एक बार देख लेंगे so that पुरानी बातें हमको क्लियर हो जाएं और पुरानी बातें हमारे दिमाग में वापस से आ जाएं। तो चलिए भैया बात करते हैं पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन की। पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, वही टेबल बनाऊंगा जो मैंने आपको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के समय बनवाया था, और उस टेबल को यूज करूंगा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए। तो जरा उस टेबल को बनाते हैं, और याद अगर आपको हो थोड़ा बहुत भी तो याद करिएगा, मैंने एक ऐसा टेबल बनवाया था जहां पर मैंने यहां पर लिखी थी कुछ साइज और यहां पर लिखा था पार्टिकल का नाम। मेरे ख्याल से याद आ रही होंगी बातें अब। तो याद करिएगा, सबसे पहले मैंने जो साइज लिखा था, ये साइज मैं लिख रहा हूं mm में। साइज का मतलब डायमीटर है बेटा। और याद करिएगा एक कहानी जो स्टोक भैया ने सुनाई थी हमको, स्टोक्स लॉ जो था, उन्होंने कहा था कि हम तो सॉइल के पार्टिकल को सर्कुलर स्फेरिकल मानते हैं। याद करिए, जब स्टोक्स लॉ के मैंने असम्पशंस आपको बताए थे, वहां पर मैंने ये चीज एक असम्पशन लिखाया था कि सॉइल पार्टिकल्स आर स्फेरिकल। पूरी सॉइल मैकेनिक्स में मैं सॉइल के पार्टिकल को स्फेरिकल ही मानूंगा, और अगर मैं स्फेरिकल मान रहा हूं सॉइल के पार्टिकल को, तो साइज का मतलब डायामीटर होता है। ठीक है ना? चलिए, तो याद करिएगा, सबसे पहला साइज मैंने क्या लिखा था, ग्रेटर देन 300 mm, और इस पार्टिकल को मैंने क्या नाम दिया था, बोल्डर। याद रखिएगा बेटा, ये सॉइल का क्लासिफिकेशन नहीं बता रहा हूं मैं, एक पार्टिकल मेरे पास सॉइल का रखा हुआ है, उस पार्टिकल के साइज के हिसाब से मैं उस पार्टिकल को नाम दे रहा हूं। फिर मैंने दूसरा साइज जो आपको बताया था, वो बताया था मैंने 300 mm से लेके 80 mm के बीच में, और उस पार्टिकल को मैंने नाम दिया था कोबल। ये सब याद है आपको, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात मैं यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं। तीसरा क्लासिफिकेशन मैंने बताया था 80 mm से 20 mm के लिए। साइज mm में है इसलिए मैं बार बार mm नहीं लिख रहा हूं यहां पे। इसको मैंने बोला था कोर्स ग्रेवल। याद करते चलिएगा भैया,
फिर 20 mm से 4.75 mm तक के साइज के जो भी पार्टिकल रहेंगे उनको नाम क्या दिया था मैंने, फाइन ग्रेवल का। याद करते चलो। फिर अब बात आई भैया 4.75 mm से, फिर बात आई थी 4.75 mm से 2 mm तक के लिए, इसको मैंने नाम दिया था कोर्स सैंड। फिर बात आई थी 2 mm से लेके 0.425 mm तक के लिए, उसको मैंने नाम दिया था मीडियम सैंड। याद करते चलेंगे। ये सारी बातें कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, लेकिन ये बात बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस कहानी को मैं यूज करने वाला हूं। फिर इसके बाद बात आई थी 0.425 mm से 0.075 mm तक के लिए, मैंने नाम दिया था फाइन सैंड। याद करते चलेंगे। फिर उसके बाद बात आई थी 0.075 से 0.002 mm के लिए, मैंने नाम दिया था सिल्ट का। और फिर बात आई थी लेस देन 0.002 mm, मैंने नाम दिया था क्ले का। ये पार्टिकल के साइज हैं और ये पार्टिकल का नाम है। एक पार्टिकल आपके सामने रखा हुआ है, उस पार्टिकल के साइज के हिसाब से आपने उस पार्टिकल को नाम दे दिया था। गेटिंग माय पॉइंट। अब चलिए, इसमें मैंने एक चीज और आपसे बोल दी थी कि भैया सबसे पहला काम तो ये करिएगा कि ये बोल्डर और कोबल को अपने सॉइल की लिस्ट में से हटा दीजिएगा, क्योंकि बोल्डर और कोबल के साइज इतने बड़े हैं कि मैं इनको सॉइल के रूप में कंसीडर ना भी करूं, मेरा काम चल जाएगा। तो बोल्डर एंड कोबल आर नॉट कंसीडर्ड इन द स्टडी ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हमारी कहानी चालू होती है ग्रेवल से और खत्म होगी क्ले पर। तो कुल जमा मेरे पास 4 तरीके के ही पार्टिकल्स होने वाले हैं सॉइल के अंदर में। या तो वो ग्रेवल का पार्टिकल होगा, या वो सैंड का पार्टिकल होगा, या सिल्ट का पार्टिकल होगा, या फिर क्ले का पार्टिकल होगा। यहां तक की बात भी क्लियर है। चलिए, एक और बात याद करिएगा, जब मैंने ये टेबल आपसे बनवाया था तो मैंने कुछ एक बात आपसे और कही थी। आप पूछोगे कौन सी बात कही थी, तो वो बात जरा देखेंगे। वो बात कुछ ये कही थी मैंने कि ग्रेवल से लेके सैंड तक के पार्टिकल्स को मैं कोर्स पार्टिकल्स का नाम देता था। याद करते चलेंगे। ग्रेवल से लेके सैंड तक के सारे पार्टिकल्स को मैं कौन से पार्टिकल का नाम देता था, कोर्स पार्टिकल्स का नाम देता था। आ रही बातें समझ में, याद आ रही हैं बातें। और अगर मैं बात करूं, कुछ नए कलर से लिखते हैं, सिल्ट और क्ले को अगर मैं बात करूं तो सिल्ट और क्ले को मैंने फाइन पार्टिकल्स का नाम दिया था। आई होप कि ये बातें तो याद होंगी भैया, ये बातें तो याद होंगी। ग्रेवल की कहानी चालू होती है 80 mm से, खत्म होती है 4.75 mm तक। सैंड की कहानी चालू होती है 4.75 से, खत्म होती है 0.075 mm पे। सिल्ट की कहानी चालू होती है 0.075 से, खत्म होती है 0.002 mm पर। और क्ले की कहानी 0.002 से छोटे पार्टिकल्स की कहानी होती थी। चलिए, यह बात तो समझ में आ गई। अब कहीं ना कहीं दिमाग में यह आ रहा होगा आपके कि सर इस टेबल को मैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैसे यूज करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि यह जो कहानी लिखी हुई है, इस कहानी को मैं इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम समझने में यूज करूंगा। कैसे? तो उसके लिए एक कहानी सुने सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गुजरात में गए, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, गुजरात में गए, महाराष्ट्र में गए, बिहार में गए, कहीं भी गए आप, ऐसे राजस्थान में गए। गुजरात में गए तो आप बोलेंगे यहां तो गुजराती रहते हैं, महाराष्ट्र में गए तो आप बोलेंगे यहां तो मराठी रहते हैं, बिहार के हर आदमी को आप बिहारी बोलते हैं, करते हैं ना ऐसा काम। तो ऐसा क्यों? गुजरात की पॉपुलेशन को गुजराती क्यों कहा जाता है? क्यों बोलते हैं कि गुजरात में गुजराती ही रहते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन गुजरात आर गुजराती। महाराष्ट्र में जनरल एक टेंडेंसी है कि महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी ही रहते हैं।
जैन भी रहते होंगे, बाकी लोग भी रहते होंगे, मतलब अलग अलग कास्ट के लोग रहते होंगे, लेकिन हम तब भी जनरल बात करते हैं कि महाराष्ट्र में तो मराठी लोग ज्यादा रहते हैं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र आर मराठी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन गुजरात आर गुजराती, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन पंजाब आर पंजाबी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन बिहार आर बिहारी। पंजाब में हर आदमी पंजाबी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पंजाब की पंजाबियों की है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पंजाबी लोग रहते हैं यहां पे। समझिएगा मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं आपको। अब मैंने आपसे कहा कि मेरी सॉइल के अंदर में हर साइज के पार्टिकल मौजूद होते हैं। ये बात मैंने कही थी कि आप कहीं से भी सॉइल बाहर से लेके आए, अपने घर के बाहर जो सॉइल है उस सॉइल को आप लेके आएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसके अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद हैं। ये हमने एनालिसिस किया था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जब हमने पढ़ा था, तो ये बात हमने देखी थी कि हर सॉइल के अंदर में अलग अलग साइज के पार्टिकल मौजूद थे। किस साइज का पार्टिकल मेजॉरिटी में है, हम सॉइल को उस नाम से बुला लेंगे। मान लीजिए मेरी सॉइल के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स ग्रेवल के हैं, हर पार्टिकल ग्रेवल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर ग्रेवल, तो मैं उस सॉइल को ग्रेवल का नाम दे दूंगा। अगर मेरी सॉइल के अंदर में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल सैंड के हैं, हर पार्टिकल सैंड का हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल अगर सैंड की है तो मैं उस सॉइल को सैंड का नाम दे दूंगा। फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स अगर सिल्ट की है तो मैं उस सॉइल को सिल्ट का नाम दे दूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल क्ले के हैं तो मैं उस सॉइल को क्ले का नाम दे देता हूं। यह सिंपल सा तरीका है। अब सवाल उठता है कि सर ये मेजॉरिटी का मतलब क्या है, किस परसेंटेज को या किस क्वांटिटी को मैं मेजॉरिटी बोलूंगा। तो एक जनरल सी टेंडेंसी है कि भैया जो भी चीज 50% से ज्यादा है उसको हम बोलते हैं कि ये मेजॉरिटी में। सरकारें बन जाती है 50% से ज्यादा सीट लाने पे, तो ये तो बेचारी सॉइल है। तो अगर हमारी सॉइल के अंदर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास जो सॉइल का सैंपल है उस सैंपल के अंदर में 50% से ज्यादा पार्टिकल्स ग्रेवल के हैं तो मैं उस सॉइल को ग्रेवल का नाम दे दूंगा। जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल ग्रेवल का नहीं था, 50% से ज्यादा पार्टिकल ग्रेवल के थे। अब 50% से ज्यादा 51 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। हां, लेकिन 50% से ज्यादा पार्टिकल अगर ग्रेवल के थे तो उस सॉइल का नाम ग्रेवल, 50% से ज्यादा पार्टिकल सैंड के थे तो उस सॉइल का नाम सैंड, 50% से ज्यादा पार्टिकल सिल्ट के थे तो सॉइल का नाम सिल्ट हो जाएगा, 50% से ज्यादा पार्टिकल क्ले के थे तो सॉइल का नाम क्ले हो जाएगा। अब दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये पता कैसे करेंगे कि कितने परसेंट पार्टिकल ग्रेवल के हैं, कितने सैंड के हैं, कितने सिल्ट के हैं, कितने क्ले के हैं। तो याद करिएगा, हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस पढ़ा है, जिसमें मैंने ये पता करने की कोशिश की थी कि मेरी सॉइल के अंदर में किस साइज का पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। मैंने सीव एनालिसिस भी किया था, सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी किया था। तो उस एनालिसिस से मुझे यह पता चल जाएगा कि मेरी सॉइल के अंदर में कौन सा पार्टिकल कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। जिस पार्टिकल की मेजॉरिटी होगी उस सॉइल को वो नाम दे दिया जाएगा। 50, मेजॉरिटी का मतलब 50%, 50% से ज्यादा पार्टिकल अगर ग्रेवल के हैं तो सॉइल का नाम ग्रेवल पड़ जाएगा। वैसे ही सैंड, सिल्ट और क्ले नाम की सॉइल नेचर में एग्जिस्ट करती है। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड हुआ सॉइल के क्लासिफिकेशन का। इस टेबल को मैं यूज करूंगा अब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझने के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के बेस पे सॉइल को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, ये बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसी टेबल को यूज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में टू स्टडी इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। थैंक यू।